हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। देखिए बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, आपको पता है कि 2021-22 सेशन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका सिलेबस है वो टर्म वाइज बांट के दे दिया गया है आपको। ठीक है, तो टर्म 1 में आपके जो चैप्टर आ रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो आपको मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और एक चीज़ आपको और समझनी है अच्छे तरीके से कि देखिए, आप एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आपके सिलेबस में जुड़ गए, लेकिन आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़िए, यानी कि एनसीईआरटी से चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। सिलेबस जो आपका है उस पर वीडियो हमने बना रखी है, चैप्टर की वीडियो पूरी बना रखी है, उस वीडियो को ढंग से देखें। चैप्टर को पढ़ने के बाद वीडियो को, चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे देंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करिएगा अगर आप टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एमसीक्यू क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं, क्विज में आप अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट जाकर जब दोगे तो आपको आपका स्कोर पता लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहले चैप्टर से कि शीत युद्ध यानी कि डैश शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, यानी शीत युद्ध का जो काल था 1945 से लेके 1991 तक, इसमें जो सबसे ऐसा टाइम जब लगा कि दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगी, युद्ध हो जाएगा, उसी को चरम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी घटना है? तो ऑप्शन आपके सामने है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, दूसरा है बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, तीसरा है क्यूबा मिसाइल संकट, और चौथा ऑप्शन है दूसरा विश्व युद्ध। तो देखिए, इसमें आपका आंसर होगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट ही वो घटना थी जब एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने थे, और ऐसा लगा था कि युद्ध होकर रहेगा, इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो देखिए, केवल एमसीक्यू नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? देखिए, जॉन एफ कैनेडी जो थे ये तो अमेरिका के थे, यानी कि यूएसए के थे। फिदेल कास्त्रो जो थे ये क्यूबा के थे, तो आपको ये भी पता होगा। तो यहाँ पे जो बच गए यानी कि यूएसएसआर के हो जाएंगे निकिता खुश्रेव। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। देखिए, रॉ के बारे में आप जानते हैं, रॉ तो इंडिया की है। ठीक है, और सीबीआई जो आप पढ़ते हैं, सीबीआई भी इंडिया से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे जो है कौन सी हो सकती है? तो सीआईए अगर आपने नाम कभी सुना हो तो आपको पता होगा कि ये अमेरिका की यानी यूएसए की खुफिया एजेंसी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है वो सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्यूबा मिसाइल दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था 1939 से 1945, यानी 1939 से 1945 तक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 1945, ये दो ग्रुप के बीच में हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो धुरी राष्ट्र हैं उसमें कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी शामिल था, जापान शामिल था, इटली शामिल था, यानी तीनों ही देश शामिल थे इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? अब देखिए, जर्मनी, जापान अभी हमने पढ़ा, ये तो भाई धुरी राष्ट्र के थे, तो आप ये मित्र राष्ट्र में तो करोगे नहीं। भारत आपको पता है ना, तो इन मित्र में आएगा ना धुरी राष्ट्र में आएगा, तो भारत होगा ही नहीं। तो जो बच गया ऑप्शन फ्रांस, वो आपका क्या हो जाएगा? मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में से संबंधित इनमें से कौन सा देश है? फ्रांस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और परमाणु राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। तो बी जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा, ठीक है, दुनिया को इन्होंने क्या करा था? इन्होंने दुनिया का बंटवारा शुरू कर दिया था। और ये जो बंटवारा हुआ था, ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था?
ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन है एशिया और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरोप। देखिए क्या था, यूरोप महाद्वीप, यूरोप में एक देश होता था जर्मनी, और जर्मनी में की राजधानी होती थी बर्लिन। तो वहां से ये बंटवारा शुरू हुआ था, यानी जर्मनी को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था, एक तरफ पूर्वी जर्मनी, एक तरफ पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, या फिर आप बर्लिन कह लो, पूर्वी बर्लिन पश्चिमी बर्लिन, इस तरीके से। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक, ठीक है, 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो से बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 1949 में नाटो जो था उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1949। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बमों से हमला किया था? मतलब कितने शहरों में? 2 शहरों में, 3 शहरों में, 4 या 6? आप सभी जानते हैं कि 2 शहर थे। वो 2 शहर कौन से थे, आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा, आप उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? 20 से 30 किलोटन, 20 से 25 किलोटन, 10 से 30 किलोटन या 15 से 21 किलोटन? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। तो देखिए ये 15 से 21 किलोटन की क्षमता थी, लेकिन फिर भी इतनी कम क्षमता होने के बाद भी उसने भयंकर तबाही मचाई थी। और आज के समय में अगर हम देखें तो जो परमाणु आज के समय में जो बम है उनकी क्षमता इससे तो बहुत ज़्यादा है। अगर आज के समय में कहीं गलती से भी ऐसा युद्ध हो गया ना तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। तो आपको ये आंसर याद रखना है, 15 से 21 किलोटन। और हाँ, एक क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी से ही है, और एनसीईआरटी में आपके जो बॉक्स दिए हुए हैं उस बॉक्स से है, ठीक है, वहां मिलेगा आपको कि बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा। ये जो बगदाद संधि थी उसको बाद में किस नाम से जानते हैं? तो बाद में इसको सेंटो के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन आपसे पलट सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेंटो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सेंटो को पहले बगदाद संधि के रूप में जाना जाता था, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछे आपको याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीप अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जर्मनी की राजधानी, मैं ये आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? आप जानते हैं कि अमेरिका में पूंजीवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी कि पूंजीवाद। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शीत युद्ध डैश से संबंधित है? ऑप्शन है विचारधाराओं की लड़ाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों तरफ विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को बेहतर मानता था, तो दूसरा कम्युनिज्म को यानी साम्यवाद को बेहतर मानता था। कहीं ना कहीं विचारधाराओं की लड़ाई थी, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, महाशक्ति बनने की होड़, बिल्कुल सही। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही चाहते थे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएं, इसीलिए वो क्या करते थे? हथियार इकट्ठा करते थे। तो हथियार इकट्ठा करने की होड़ भी था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 17वें का आंसर क्या? उपरोक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम था। यानी अमेरिका ने जापान पे जिन बमों से हमला किया था उनको एक गुप्त नाम दिया गया था, कोड नेम दिया गया था, वो क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन, शॉर्ट मैन या ए एंड बी? तो आंसर इसका हो जाएगा लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पे परमाणु हमला किया था, परमाणु बमों से हमला कर दिया था, ठीक है। तो वो कौन से शहर थे? हिरोशिमा भी था और नागासाकी भी था, यानी बी और सी दोनों आपके सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, बी एंड सी दोनों ही आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में तो अमेरिका शामिल था, सोवियत संघ शामिल था, ब्रिटेन भी शामिल था और फ्रांस भी शामिल था, यानी ये सारे शामिल थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो ये साम्यवादी विचारधारा का सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 की सेंटो संधि कब हुई थी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना वो सेंटो संधि और सीटो संधि में कंफ्यूज होते हैं, तो आपके लिए आज का ये पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए कि सेंटो संधि कब हुई थी। और ये वही सेंटो संधि है जिसका मैंने अभी आपको आंसर बताया था कि बगदाद संधि, पहले इसको बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप मुझे आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको आंसर कैसे लिखना है कमेंट में, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिख देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, उसके बाद आंसर लिख देना है ABCD, जो भी आपको सही आंसर लगे वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, वारसा संगठन कब बना था। ठीक है, ऑप्शन देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 24 के, 1949, 1950, 1955, 1957। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, और ये किसके कंपटीशन में आया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या हुआ था कि ये जब नाटो बना था 1949 में, उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए 1955 में ये वारसा संगठन बना था। तो ये किसके कंपटीशन में था, तो नाटो के कंपटीशन में था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 24वां हो गया, 25वें पे देखते हैं। नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे। देखिए 12 सदस्य देश थे, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना, ये 12, इसका मतलब ये था कि 12 सदस्य देश जो है आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर किसी एक पे भी हमला होता है तो उसे सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसके लिए लड़ेंगे, तो ये है नाटो। क्वेश्चन नंबर 26, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए एक इसमें टोटल अगर हम सदस्य देश की बात, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सदस्य देश कितने शामिल थे। तो सदस्य देश 116 थे, लेकिन इसमें प्लस 15 पर्यवेक्षक देश भी थे। अगर मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ पे सदस्य देश हटाकर आपसे ये पूछ लें कि गुट निरपेक्ष का जो 14वां सम्मेलन हुआ था उसमें कितने पर्यवेक्षक देश शामिल थे, तब आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, और अगर आपसे सदस्य देश पूछे तो 116, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, गुट निरपेक्ष का ये जो 14वां सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था सन 2006 में। ठीक है, सन 2006 में हुआ था, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन था ये कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, ये हुआ था क्यूबा हवाना में, क्यूबा हवाना में हुआ था, 2006 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं। देखिए ये आज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, खूब ढूंढिए और उसके बाद मुझे आंसर बताइए कि इसमें से क्या आंसर होगा। आंसर वैसे ही बताना है, एक सिंगल कमेंट करना है, अपना नाम लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसका सही आंसर, क्वेश्चन का नंबर, उसका सही आंसर। अगर मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं वीडियो में से तो 5 बार आंसर नहीं देने, एक सिंगल कमेंट में 5 के आंसर देने, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी। ये संधियां आपसे पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे रिटर्न में ज्यादा पूछा जाता था पर आपका MCQ कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1960 के दशक में देखिए दोनों महाशक्तियों ने 3 महत्वपूर्ण संधियां करी थी। ठीक है, अगर कौन कौन सी संधि करी थी ये पूछ ले तो आप बता सकते हो कि परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी कौन सी है, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। तीसरी है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी आप NCERT बुक में देख लें, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1787, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, CBSE में कम पूछा जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। बाकी CBSE वाले इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है। 31 आंसर देखना, 1787। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चीन और सोवियत संघ के बीच में एक भूमि के छोटे से टुकड़े को लेकर एक युद्ध हो गया था। ठीक है, भूभाग को लेकर। तो ये जो युद्ध था ये कब हुआ था, 32, कब हुआ था 32 का ऑप्शन देखिए, 1950, 1969, 1970, 1999। तो 1969 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1969।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं का उनके देशों से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल सही मिलान करना है, ध्यान से देखिए। यूगोस्लाविया, देखिए इसमें क्या, जब भी मिलान वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। जैसे भारत का तो सभी जानते हैं कि भारत जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, तो आपका एक तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। यूगोस्लाविया के जो थे वो जोसेफ ब्रोज टीटो थे, अगर आपको याद है तो ये दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मिस्र के जो थे वो थे गमाल अब्दुल नासिर, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। घाना के जो थे वो वामिया नक्रुमा थे, और इंडोनेशिया के जो थे ये सुकर्णो थे। ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए वैसे तो ये वन सिंगल क्वेश्चन में करा दिया, इसमें 5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर वो घुमा फिरा के पूछे तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1956, 61, 1969 और 1917। तो 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था, ये मैं आपको आंसर पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए थे? 35। देखिए कितने सदस्य देश शामिल हुए थे, कितने देश की जगह सदस्य देश होगा तो और अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें थे 25 सदस्य देश, पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देश यानी मेंबर कंट्रीज जो थे वो शामिल थी। 36 देखिए, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से डैश वर्ष की संधि की थी। कितने वर्ष की संधि की थी? तो ये 20 वर्षीय संधि की थी, ठीक है, 20 वर्षीय संधि। और चैप्टर की वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, सब कुछ वहां पे अच्छे से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वारसा संधि से नहीं है? अब देखिए आपकी बुक में चैप्टर 1 जो है उसमें एक मैप दिया हुआ है, उस मैप में आपको नाटो के सदस्य, वारसा के जो सदस्य थे वो सारे के सारे उसमें बताए हुए हैं, तो आप मैप को देखोगे तो इसका आंसर पता लग जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 37 वारसा से संबंधित नहीं है। पोलैंड जो है वो यूएसएसआर यानी वारसा से संबंधित है, रोमानिया भी यूएसएसआर यानी वारसा से संबंधित है, सोवियत संघ तो है ही, ठीक है, लेकिन जो फ्रांस है ये नाटो से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जो है वो नाटो से संबंधित है, वो वार्ता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 37 का फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध नाटो से नाटो संधि से है? इस बार देखिए क्या क्वेश्चन पूछ लिया, किसका संबंध नाटो से है? तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस का भी है, ब्रिटेन का भी है, यहाँ पे पुर्तगाल दे रखा है आपका, पुर्तगाल का भी संबंध है, और स्पेन का भी है यहाँ पे। तो सारे ही नाटो के सदस्य देश के रूप में आपको दिखेंगे 38 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इसके लिए आप मैप को देख सकते हैं, मैप में आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना दिए, ये तो हमें बुक में मिले नहीं, तो ये एनसीईआरटी के जो बॉक्स है वहां से बनाए मैंने क्वेश्चन 2-4, जो कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपको लगेंगे अगर आप बॉक्स को नहीं पढ़ते हो, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तभी पेपर का लेवल हार्ड बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है कि हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था? तो ये करा था 1956 में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा जो है बी वो सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब किया गया था? ठीक है, क्यूबा में अमेरिका ने, तो ये 1961 की बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो दीवार थी ये 1961 में खड़ी की गई थी, और ये 9 नवंबर 1989 में गिरा दी गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मान लो क्वेश्चन ऐसे ना पूछे, ऐसे पूछ ले कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 यानी 9 नवंबर 1989, और पूछ लिया जाए कब खड़ी की गई तो आप बोलोगे 1961। तो दोनों ही आंसर आपके यहाँ से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया था? तो ये है 1978, ठीक है, 1978 से 89, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके बॉक्स में से ले रखे मैंने क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको। 43 देखिए क्वेश्चन नंबर, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, ये पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो ये है 1979 से 89 यानी यहाँ पे भी आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखिए 1989 से शुरुआत हो गई थी, 1989 से शुरुआत हो गई थी बर्लिन की दीवार टूटने का, ठीक है, और 1990 में यानी 1990 में जाकर इसका क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था।
तो यहाँ पे 1990 आपका यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो देखिए 1991 में यानी 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया था, उसके बाद ही शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, इसमें किससे संबंधित है ये, नेहरू ने, गमाल अब्दुल नासिर ने, वामिया नक्रुमा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा गमाल अब्दुल नासिर। एनसीईआरटी में जब आप देखोगे एक जगह छोटा सा गमाल अब्दुल नासिर की फोटो दे रखी है, उसके नीचे उनके बारे में 2-4 लाइन लिखी हुई है, उस 2-4 लाइन में आप देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा गमाल अब्दुल नासिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की और बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने वाली एक संधि है, उस संधि को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये जो संधि है एलटीबीटी है, ये आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी पेपर में। इसको हिंदी में अगर पूरा बोले तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, ठीक है। एलटीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 47 याद कर लें, बिल्कुल रट लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूछा जा रहा है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी जो थी ये कब इस पे हस्ताक्षर हुए थे, किसने हस्ताक्षर किए थे, कहां पे हस्ताक्षर किए थे। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3-4, लेकिन मैंने क्या करा, एक ही क्वेश्चन में सबके आंसर दे दिए। देखिए सबसे पहले ये कब हुई थी संधि, तो आप बोलोगे 5 अगस्त 1963 में, लेकिन ये लागू कब से हुई थी, प्रभावी कब से हुई थी, तो 10 अक्टूबर 1963 से ये प्रभावी हो गई थी, लागू हो गई थी, ठीक है। इस पे हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से थे, तो अमेरिका था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे हुई थी ये संधि हस्ताक्षर वगैरह, तो मॉस्को में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो तीनों के आंसर एक ही में। अगर वैसे तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, अगर आप उसको सही तरीके से देखो तो कम से कम ये 60 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं 49, निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। ये थी परमाणु अप्रसार संधि। इसके तहत जो कुछ ही देश थे उस समय तक परमाणु शक्ति संपन्न, जैसे फ्रांस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, सोवियत संघ हो गया, इनको पावर दे रहा था ये। इसीलिए इसका क्या हुआ था, बाद में इसको लागू किया जा रहा था तो भारत जैसे देशों ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कौन सी संधि का विरोध करा था, तो वो यही संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि। क्यों विरोध किया था, देखिए विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसके तहत जो देश पहले से हथियार पा चुके हैं, जिन्होंने बना लिया अपनी सुरक्षा के लिए, वो रख सकते हैं, लेकिन नए देश नहीं रख सकते। तो ऐसे में ये था कि भारत का कहना ये था कि भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहते हैं, ऐसे में परमाणु एटमी हथियार हम क्यों नहीं रख सकते, ये तो हम पे जबरदस्ती बैन लगाया जा रहा है। तो इसलिए भारत ने और भी कुछ देशों ने इसका विरोध करा था। तो ये 50वां क्वेश्चन, टोटल 50 हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये बहुत ज्यादा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, फर्स्ट टर्म में आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे आपको नोट्स के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे नोट्स पूछते रहते हैं, तो आप सभी चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके eklavyastudypoint.com। आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। जब जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से, जब आप सर्च कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो पहला लिंक है eklavyastudypoint.com, ये आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी। ये ऊपर जो 3 लाइनें दिख रही है, इस 3 लाइन पे क्लिक करना। 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कैटेगरी आ जाएगी। इसमें जैसे आप क्लास 12th में पढ़ते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लास 12th के सामने। क्लास 12th के सामने क्लिक करोगे तो खूब सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके सामने। आप जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो, जैसे आप पॉलिटी के यानी पोल साइंस के नोट्स पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और आपके सामने क्या हो जाएगा, बुक आ जाएगी, बुक 1 बुक 2। फिर आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज नोट्स आ जाएंगे। फिर आप चैप्टर जाके आराम से पढ़ सकते हो, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और नीचे जाके ईमेल आईडी डाल के आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी हमारी वेबसाइट पे जब भी नोट्स डलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इस तरीके से नोट्स पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, और आप हमारे ऐप में जाइएगा तो ऐप के अंदर आपको फ्री के एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप टेस्ट लगाकर अपने स्कोर को चेक कर सकते हो कि आप कितने अच्छा पढ़ने में हो या नहीं हो, कितना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।